वेलकम टू एस्पिरेंट्स चैनल। जिस तरह के हमारा डिसाइड हुआ था कि हम मॉडल पेपर्स हैं उनको सॉल्व करके उनको डिस्कस करेंगे, तो आपको हमारे चैनल पे जो टेस्ट सॉल्यूशंस पहले अपलोड किए गए उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे चैनल पे बहुत सारे और भी जो टॉपिक्स के डिफरेंट हमारे पास लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर के हैं, फिजिक्स, मैथ, बायो, तो सबके आपको हर एक टॉपिक के अलग से लेक्चर मिल जाएगा, जिनकी हर से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप CSS की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी उसकी सीरीज भी स्टार्ट हुई है, जिसके लेक्चर्स भी डेली अपलोड होते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले जो आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें पहले हम MCQs को देख लेते हैं। पहला, अगर हमारे पास MCQs है, दे आर इन द लंग्स और ब्लड वेसल्स एंड द एयर वे पास इन एंड आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड, ठीक है। जब भी हम लंग्स की बात करें और वहाँ से जो एयर इन एंड आउट हो रही है वो किससे हो रही है, तो जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, हीलियम ऐसा स्ट्रक्चर है। जैसे ब्लड वेसल्स जहाँ पे जो एयर की पैसेज है वो क्या हो रही है, इन एंड आउट हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बताना है कि वो प्रमोट कर रहा होता है रिटेंशन ऑफ द वाटर, ठीक है। तो किस तरह से किसको स्टिमुलेट करता है, जो हमारे पास डाययूरेटिक हार्मोन है वो जो डक्ट्स है उनको परमेबल करता है कि जो वाटर है उसको वो क्या करें, कलेक्ट करें और फिर उसको क्या करें, रीअब्जॉर्ब करें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, डी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है एक हमारे पास क्वेश्चन है, वैसा रेक्टा इज द क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, जो प्रेजेंट होती है इन द नेफ्रॉन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इट इज derived फ्रॉम द एक्स एंड वाई सराउंड्स, ठीक है, फ्रॉम एक्स एंड सराउंड्स वाई। एक्स हमारे पास क्या है, आर्ट्रियोल्स, और वाई क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो करेक्टली आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से जो वैसे रेक्टा हम बात करें कि कौन सी कैपिलरीज हमारे पास आर्टरीज हैं और कौन से हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो अफेरेंट हमारे पास क्या होते हैं, आर्ट्रियोल्स होते हैं एक्स, और सराउंडेड हुए होते हैं लूप ऑफ हेनली। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द फर्स्ट साइट ऑफ RBC फॉर्मेशन है। जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है तो जो RBC की सबसे पहली फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, यॉर्क सैक में हो रही होती है, ठीक है। राइट ऑप्शन है हमारे पास ए। नेक्स्ट है हमारे पास सम एनिमल्स लाइक फिल्टर क्रैब द बिजिएस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द आइदर डॉन और द डस्क। तो बोथ अगर हम कहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्रepuscular एनिमल्स, ठीक है, जो कि डॉन और डस्क दोनों में ही इन्वॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टेटनस। टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम देखें तो वैक्सीन इज दी बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सी हमारे पास क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास एबिलिटी टू रिमूव रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इफ इट इज एडेड मिस्टेकनली। तो जब भी DNA रेप्लिकेशन होती है ना, तो DNA रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो आपका DNA है वो कोड होता है इनटू मैसेंजर RNA। तो वैसे जो हमारे पास जो उसको हमारी न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है उनको बनाई जा रहा है, ठीक है, प्रूव कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास DNA पॉलीमरेज होता है उसकी अपनी जो प्रूफ रीडिंग एबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसमें जब भी कोई अगर गलत न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाए तो DNA पॉलीमरेज खुद से क्या करता है, उसको प्रूफ रीड कर लेता है, ठीक है। इस तरह से जो DNA की रेप्लिकेशन हो रही होती है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती। इन कंडीशन सम कंडीशन हो भी सकती है, ठीक है, एक्सेप्शन हैं। सेकेंड हमारे पास सेकेंडरी सेवेज ट्रीटमेंट प्राइमरी इज ड्यू टू अगर सेकेंडरी सेवेज की बात करते हैं, दे आर मेनली ड्यू टू द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। नेक्स्ट द ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ बॉडी सच एज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन, दे आर कंट्रोल्ड बाय। तो अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा पार्ट है हमारा ब्रेन का जो कि हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर से क्या करता है, उनके जो फंक्शन है उनको कोऑर्डिनेट करता है या कंट्रोल करता है, इट विल बी द मेडुला। नेक्स्ट है विच ट्रांसफर RNA कैन बाइंड एंड मैसेंजर RNA कोडॉन UGA। UGA हमने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास है ये एक स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। तो अगर स्टॉप कोडॉन की बात करें तो हमारे पास UAA, UGA एंड UAG, ये तीनों क्या है हमारे पास स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास UGA जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपल भी बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन। तो जब भी किसी चेन के एंड पे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो हाल्ट हो गई है, रुकिए, वहाँ से आगे जो उसकी चेन है वो खत्म हो गई है। तो वैसे अगर हम देखें तो स्टॉप चेन के लिए हमारे पास कोई भी ट्रांसफर RNA वहाँ पे बाइंड नहीं करता, क्योंकि ट्रांसफर RNA क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को कैरी करके ला रहा होता है ताकि जो एक सिंथेसिस हो रही है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ट्रांसफर RNA जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को लाई जा रहा है, ठीक है, उस तरह तीन यहाँ पे हमारे पास क्या है UGA। तो यहाँ पे क्या होनी है, अब टर्मिनेशन होनी है, प्रोटीन की यहाँ पे सिंथेसिस खत्म होनी है। तो यहाँ पे उसके लिए कोई भी ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड लेके नहीं आएगा, लेकिन
उन्होंने, अगर हमें पता है कि जो कोडान होते हैं, जो एंटी कोडान होता है अमाइनो एसिड, उसका कम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास है UGA, ठीक है। तो UGA का अगर हम देखें तो हमारे पास का एंटी कोडानिक होगा कम्प्लीमेंट्री। तो कम्प्लीमेंट्री U का अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है A, G का देखें तो हमारे पास क्या है C, A का देखें तो हमारे पास क्या है U, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे यूरासिल क्यों यूज हुआ है, क्योंकि मैसेंजर जो हमारे पास RNA होता है उसमें थायमिन प्रेजेंट नहीं होता बल्कि यूरासिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है द गिवन डायग्राम शोज अ सिंपल रिफ्लेक्स आर which label part has a neuron cell bodies and non-myelinated part of the nerve fiber। तो ये हमारे पास एक है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, जिसमें हमारे पास है ये ग्रे मैटर है C, जो व्हाइट वाला है ये हमारे पास होता है व्हाइट मैटर, ये हमारे पास नर्व्स हैं, ये डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स है, ठीक है, ये जो है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, ये हमारे पास न्यूरॉन या सेल बॉडी आप कह रहे हैं, ये न्यूरल सेल बॉडी कह रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विच लेबल पार्ट हैज अ न्यूरॉन सेल बॉडीज प्लस नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स ऑफ द एक्सॉन। तो ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्रे मैटर में, जो आपने उसी को लेबल करना था, तो वैसे हमने सबको लेबल कर लिया है। तो उसका अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास क्या है C, ठीक है, ग्रे मैटर। नेक्स्ट हमारे पास विच वन इज नॉट रिलेटेड टू इंसुलिन। इंसुलिन से क्या चीज़ रिलेटेड नहीं है। पहला है हमारे पास प्रोमोट करता है ग्लूकोजिनोसिस को, इनहिबिट करता है ग्लूकोजिनोनेसिस को, स्क्रीन कॉजेज इट डिजीज ग्लूकोसेरिया या फिर हमारे पास हाइपरकैल्सिमिया। इससे अगर हम देखें तो ये कभी भी प्रमोट नहीं करता ग्लाइकोजिनोसिस, क्योंकि इससे क्या होती है सिंथेसिस हो रही, तो उसकी ब्रेकडाउन में ये हेल्प नहीं करता ग्लूकोज की। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, थिन लाइट स्ट्रक्चर्स हैं, बाउंडेड अराउंड एक्टिन प्रोटीन। तो ये जो फीचर है हमने बताना है वी डिस्क्राइब द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन की बात करें तो ये हमारे पास सराउंडेड हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो बाउंड लाइन ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स, एक्टिन फिलामेंट्स, तो ये हमारे पास एक राइट है। उसके अलावा ये थिन लाइट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो ये दोनों अगर हम ऑप्शन देखें तो सेकेंड एंड थर्ड, तो C ऑप्शन हमारा इस लिहाज से ट्रोपोमायोसिन के लिहाज से क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स यूज। तो पहला है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस। इंडोन्यूक्लियेजेस का अगर हम देखें फंक्शन, तो उनका रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ही बनाना काम होता है। उसके बाद DNA लाइगेज होता है, DNA लाइगेज करता है उनको जोड़ के रखता है DNA की चेन को। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि cDNA बनाता है। PCR जो डीनेप्लिफिकेशन करता है। तो जो यहाँ पे अगर रॉन्ग अगर हम ऑप्शन देखें तो वो हमारे पास लाइगेज का लिखा है कि वो इंडो रिस्ट्रिक्शन जो फ्रेगमेंट्स है वो नहीं बनाता, वो कौन बनाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्वेश्चन देखें तो वो हमारे पास है व्हाट आर द फिनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द कलर ब्लाइंड सन एंड नॉन कैरियर डॉटर विद नॉर्मल विजन, ठीक है। तो एक हमारे पास जो अगर हम बात करें तो हमारे पास एक पेरेंट अगर हम ले लें, ठीक है, फादर और एक मदर, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे अगर हम बताते हैं वो हमारे पास होता है XY एंड मदर इज दी XX। तो उसमें जो हमारे पास इनके पास ऑफ स्प्रिंग्स हैं, वो जो मेल है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है, लेकिन जो डॉटर है वो क्या है, नॉर्मल विजन है, ठीक है, कैरियर भी नहीं है लेकिन नॉर्मल है, ठीक है। तो हमने बताना है कि जो कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज़ है उसमें जो पेरेंट्स हैं उनमें कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, वो कलर ब्लाइंड होंगे, नॉर्मल होंगे या फिर कैरियर होंगे। तो इसको आपने समझना ध्यान से। जो कलर ब्लाइंड, पहले आप देख लेंगे तो जो डिजीज़ है ना वो क्या है, ठीक है। जो कलर ब्लाइंड डिजीज़ है ना ये एक्स लिंक्ड होती है। इसका मतलब है कि ये इसका जो एलील्स इस डिजीज़ के वो एक्स लिंक्ड होते हैं, एक्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जब नॉर्मली जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो जो हमारे पास एक्स एंड वाई, ठीक है, दिस इज द एक्स एंड दिस इज द एक्स वाई। तो क्या होता है कि नॉर्मली जो मदर होती है वो एक्स ही कंट्रीब्यूट कर रही होती है मेल को भी और फीमेल को भी। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो वो एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा होता है फीमेल को, लेकिन जो वाई है वो किस में आ रहा होता है, मेल में, ठीक है। अब अगर फादर डिजीज़ होगा, अगर यहाँ पे फादर डिजीज़ है तो ये वाला जो एक्स है वो किस पे जाएगा, हमारा फीमेल में, ठीक है। तो मेल में क्या है ना, सिर्फ वाई आना है। लेकिन यहाँ पे जो वाई है हमने बात की कि जो हमारी जो सन है वो डिजीज़ है, लेकिन जो डिजीज़ है वो कलर ब्लाइंडनेस है, वो एक्स लिंक्ड है। तो यहाँ पे जो फादर की अगर हम बात करें तो इसको ये डिजीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें डिजीज़ नहीं है।
अगर हम मदर की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये कैरियर जिसके ऊपर एक एक्स पे एलील था एक पे नहीं था, तो जब भी हमारे फर्टिलाइजेशन हुई, जब क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, तो वो जो डिजीज वाला एलील वाला था एक्स, वो कहाँ पे चला गया, मेल में, और जो नॉर्मल था वो कहाँ चला गया, फीमेल में। अब क्या होगा कि जो मेल है उससे भी जो एक एक्स था, क्योंकि जो मेल था वो क्या था, नॉर्मल था, ठीक है, उसने जो एक एक्स कंट्रीब्यूट करना है वो फीमेल को करना है, तो वो फीमेल उसने कंट्रीब्यूट किया तो वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे और जो वाई किया है वो क्या है, मेल को किया है। तो यहाँ से कंडीशंस आ सकती हैं, जो फीमेल है वो एक कैरियर भी हो सकती है, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि एक नॉर्मल एक्स भी क्या हो, कंट्रीब्यूट हो जाए। तो अगर कंडीशन है कि एक हमारे पास सन है वो कलर ब्लाइंड है, तो वो क्यों है, क्योंकि जो उसकी मदर है वो कैरियर हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसके में करेक्ट होगा कि जो फादर है वो नॉर्मल है, कि जो मदर है वो कैरियर है, क्योंकि अगर मदर कैरियर होगी तो वो सन को एक ही एक्स उसने कंट्रीब्यूट करना है, तो वो अगर एलीलिक वाला है जिसके अंदर डिजीज होगी, डिजीज काजिंग एलील होगा, तो वो सन क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, लेकिन जो डॉटर है वो क्या हो जाएगी, कैरियर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है, क्योंकि उसके पास दोनों कंडीशंस हैं, या तो वो नॉर्मल एलील ले सकती थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल विजन है, या फिर अगर वो डिजीज ले लेती तो फिर भी वो डिजीज ना होती। एक थर्ड कंडीशन भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें डिजीज वाला जो एलील था वो उसने मेल से फीमेल से लिया, तो यहाँ पे अभी भी वो डिजीज नहीं है बल्कि क्या है, कैरियर है, उसमें डिजीज नहीं है, लेकिन उसने उस डिजीज का जो एलील है वो क्या किया, कैरी किया हुआ है। तो ये आपको समझ आ गई कि यहाँ पे जो अगर हमारे पास एक सन है जो एक एक्स लिंक डिजीज है, उससे वो डिजीज, उसका मतलब उसने जो एक्स कहाँ से लिया है, अपनी मदर से लिया है, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो फादर है उसने एक एक्स अपनी जो डॉटर है उसको देना होता है, जो वाई है वो कहाँ जाता है, मेल में जाता है। ये समझ आ गई। तो आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसा होता है जिसे आप राइट से या लेफ्ट से दोनों से रीड करें तो आपको क्या हो, रिपीटेडली सीक्वेंस मिले, तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट डायग्राम शोज एन इक्वेटिक फूड वेब। तो ये इक्वेटिक फूड वेब है जिसमें आपने 4 कंडीशंस हैं उनको जस्टिफाई करना है, या कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट वो आपने बतानी है। तो फूड चेन में अगर आप देखें तो पहला हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन और दूसरा क्या है, सीवीड। तो ये हमारे पास क्या होगी, प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ज़ूप्लैंक्टन, केल एंड क्रैब्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हर्बीवोर्स है, ठीक है। तो अगर इसमें ए ऑप्शन देखा जाए तो इनमें से हमारा करेक्ट बनता है कि हमारे पास 2 प्रोड्यूसर्स हैं और हमारे पास क्या है, 3 हर्बीवोर्स हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर 3 प्रोड्यूसर, ये वाली तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर भी 2 नहीं है, हमारे पास क्या है, 3 है, जो क्या है, हर्बीवोर्स हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स होंगे जिनको आपने इक्वली मार्क्स के होंगे, लेकिन आपने उनके आंसर्स करने एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट में कोई एक चॉइस होगी आपको। तो पहले जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो हमारे पास व्हाट आर ऑस्मोल रेगुलेटर्स एंड हाउ दे अडॉप्ट इन फ्रेश वाटर, ठीक है। तो अगर ऑस्मोल रेगुलेटर्स की देखें तो वो अपना जो इंटरनल सॉइल होता है ना, वाटर लेवल, उसको मेंटेन कर लेते हैं टू द ऑस्मोटिक बैलेंस। तो जब फ्रेश वाटर होता है तो वो एक्सेसिव वाटर अपटेक क्या करते हैं, प्रिवेंट ही करते हैं, आइंस जो होते हैं उनको पंप करते हैं एंड आउट टू स्पेशलाइज ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एग्जांपल हम फ्रेश वाटर में ले सकते हैं, फ्रेश वाटर फिश, ट्रॉट, या फिर क्योंकि वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं डायल्यूट यूरिन और ड्रिंक करते हैं वाटर टू मेंटेन बैलेंस। इस तरह से वो अपना जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन कर रखते हैं। नेक्स्ट आपने कुछ क्रेनियल और फेशियल जो बोन्स हैं पेयर्ड और अनपेयर्ड फॉर्म में लिखनी थी, तो इस तरह से आप पहले उसकी पेयर्स में लिख लें क्रेनियल्स की, तो उसमें हमारे पास पेरिटियल टेम्पोरल आती हैं, स्लिप नाइट आती हैं, अनपेयर्ड में फ्रंटल, अनपेयर्ड फेशियल में हमारे पास है वमर और मैंडिबल, ठीक है। उसके बाद पेड में हमारे पास मैक्सिला हैं, नेजल्स हैं, लेक्रिमल पैलेटिन और इंफीरियर नेजल कॉन्जी, ठीक है। तो इस तरह से आपने उनके जस्ट जो पेयर्स हैं अनपेयर्ड उनके नेम लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम एंड 3 टाइप्स ऑफ द मैकेनो रिसेप्टर्स इन द स्किन। स्किन के अंदर कोई से 3 मैकेनो रिसेप्टर्स हैं उनको आपने डिस्कस करना है। तो पहले हम मर्कस सेल्स को देखते हैं, ठीक है। उनके अगर हम देखें तो उनमें स्पेसिफिक स्टिमुलाई हमारे पास प्रेशर्स हैं कि वो सेंसिटिव होते हैं प्रेशर से, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं डिटेक्टिंग में आपका। उसके बाद हम मिसनर कब्सर जो लाइट जो होती है, लाइट टच और वाइब्रेशन से हमारा उनका स्टिमुलाई मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिनियन कर्पल्स जो डीप प्रेशर और हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन से स्पेसिफिक जो अपना स्टिमुलाई वो लेते हैं और डीप प्रेशर और इस तरह की जो चेंजेस होती हैं प्रेशर के अंदर उसको डिटेक्ट करते हैं और उससे सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रीफली एक्सप्लेन स्ट्रक्चर द इन्वर्टिबल डिस्क।
इन्वर्टिबल डिस्क के आपने स्ट्रक्चर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अगर नॉर्मली आप करें तो इसमें आप दो टाइप्स लिख सकते हैं। वन इज द एनुलस, नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस। ठीक है, एनुलस में आउटर रिंग प्रेजेंट होती है फाइब्रस की, और न्यूक्लियस की बात करें तो सेंटर जेल लाइक कोर प्रेजेंट होती है, इसमें वाटर, कोलेजन और कुछ प्रोटीओग्लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में तीन हार्मोन्स के नेम से ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर विद वन एग्जांपल। केमिकल नेचर पे अगर हम देखें तो हमारे पास स्टेरॉइड्स हैं, जिनमें हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन। पेप्टाइड हार्मोन में हमारे पास क्या इंसुलिन, और दूसरा क्या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव की बात करें इसमें हमारे पास है थायरोक्सिन T4। ठीक है, 30 तक एग्जांपल्स लिख लिया आपने। उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिम्पटम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या कंडीशन होती है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं ना, वो इनफ थायराइड नहीं प्रोड्यूस करते। ठीक है, तो फिर वहाँ पे कुछ डिजीज़ का जो जिसकी वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हैं, तो इसमें अगर हम देखें किस तरह के सिम्टम्स होते हैं हमारे पास, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म देखते हैं तो उसमें वीकनेस हो जाती है, कोल्ड इंटॉलरेंस, ड्राई स्किन एंड हेयर। जब हम सेकेंडरी थायराइडिज्म की बात करते हैं तो क्या होता है कि उसके जो सिम्टम्स हैं मिलते जुलते होते हैं प्राइमरी से, लेकिन इसमें हेडेक वगैरह, विजन चेंजेस आ जाती हैं, और जो हमारे पास है ज़्यादातर ये काज होता है डिस्फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जब वो डिस्फंक्शन करनी शुरू कर देगा तो इससे हमारे पास सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स काज हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है टर्शरी। टर्शरी की अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर डिस्फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की डिस्फंक्शन से टर्शरी हाइपोथैलेमस मतलब जो इनएडिक्वेट थायराइड जो हमारे पास हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सिम्टम्स में इंक्लूडेड है हमारे पास पूरा ग्रोथ और जर्नस वगैरह। ठीक है, अगर इसको अनट्रीटेड अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हमारे पास कोई बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ काज हो सकती हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस जिनकी डेवलपमेंट डिले नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह से कुछ ऑर्गन्स की डेवलपमेंटल डिले भी हो सकती है। डिफाइन लेटेंट एनर्जी लर्निंग एंड गिव एग्जांपल। बस जस्ट आपने लेटेंट लर्निंग को डिफाइन करना और इसमें एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल आप इसमें जो हमारे पास एडवर्ड टॉलर जो मेज एक्सपेरिमेंट था रैट का, वो आपने डिस्कस करना है कि रैट को जब उन्होंने एक्सप्लोर किया मेज से तो कोई रिवॉर्ड नहीं रखा था पहले। ठीक है, तो जब उसने रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस करवाया तो उनकी जो लर्निंग एफिशिएंसी थी, जो उनका बिहेवियर था, वो एज़ कम्पेयर टू द जब रिवॉर्ड नहीं था उसे क्या था, बेटर था। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जो लर्निंग है वो किस तरह से रैट में इंट्रोड्यूस या फिर उन्होंने किस तरह से डेवलप हुई है, उन्होंने उसको कैरेक्टराइज किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन इनहिबिटरी एंड एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स विद एग्जांपल। अब एक्सक्रीटरी और हमारे पास इनहिबिटरी। एक्सक्रीटरी अगर हम देखें तो ये जो लाइवलीहुड होता है उसको इंक्रीज करते हैं न्यूरॉन की। एग्जांपल है हमारे पास ग्लूटामेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो किसी भी जो रिसीविंग न्यूरॉन होता है उसकी जो लाइवलीहुड है उसको डिक्रीज करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है जो प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम में, जो कि बहुत ज़्यादा जो कुछ एंग्जाइटी लेवल्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, या फिर न्यूरल एक्सटेबिलिटी है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है डिफाइन मिसकैरेज एंड व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द मिसकैरेज। मिसकैरेज को हमें डिफाइन करना है और पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं। डिफाइन करेंगे तो इट इज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। ठीक है, जो ज़्यादा प्रेगनेंसी लॉस होने में या जो फीचर है वो सर्वाइव नहीं कर सकता उसको हम क्या कहते हैं, मिसकैरेज। उसके बाद उसमें किस वजह से हो सकता है वो अगर हम देखें तो हमारे पास है क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम जब हम देखते हैं जो क्रोमोसोम का नंबर है वो नंबर्स में चेंज हो जाए या फिर वहाँ पे कुछ म्यूटेशन वगैरह काज हो जाए। उसके बाद हमारे पास है यूट्राइन और सेवरल प्रॉब्लम, या यूरिनस या सेवरल प्रॉब्लम्स हो जाए। ठीक है, कोई टिश्यूज़ हमारे पास इम्पेयर हो, कंट्रैक्शन ठीक तरह से ना हो, तो इस तरह से भी काज कर सकता है। उसके बाद मेंटल हेल्थ कंडीशन, जो कि मेंटल है, जो स्ट्रेस कंडीशन है, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी बहुत क्या करता है, रोल प्ले करता है इन दी मिसकैरेज। उसके बाद लाइफस्टाइल फैक्टर, किस तरह से आपकी लाइफस्टाइल है, किस तरह से आपकी जो डाइट है वो बैलेंस है कि नहीं, कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करें आपके स्ट्रेस को, आपकी डाइट को, लाइफस्टाइल को। अगर कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो भी क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है इन द मिसकैरेज। नेक्स्ट है हमारे पास आउटलाइन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द पीसीआर। पीसीआर की अगर हम बात करें तो पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है कि आपने एक डीएनए आइसोलेट किया तो उस डीएनए को आपने एम्प्लीफाई करना है। ठीक है, उसका जो नंबर है वो ज़्यादा, उसकी जो कॉपीज़ है वो ज़्यादा करना है।
तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, पॉलीमरेज होता है एंजाइम, ठीक है। इसकी वजह से इसका जो नेम है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है कि पॉलीमरेज की मदद से वो एक चेन रिएक्शन चलता जा रहा है और जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं वो एम्पलीफाई होते जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या, अगर हम देखें कि ये रिएक्शन होता कैसे, उसमें जो अपने स्टेप्स को इंक्लूड करना है, पहला है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन ये है कि आपने डीएनए जैसे बात उसने रेप्लिकेट करना है तो आपको जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको डीनेचर करना है, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में करना है। एक स्पेसिफिक हीट पर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन दी जाती है वहाँ पर डीनेचर होता है, उसके बाद एनीलिंग उसको कूल किया जाता है, उसके साथ प्राइमर्स को अटैच किया जाता है। एक्सटेंशन, वो जो प्राइमर्स आपने लगाए हैं कि उस डीएनए स्ट्रैंड को क्या करें, रीड करें, उसकी जो लेंथ है इंक्रीज करें। उसके बाद जो साइकिल रिपीट, जिस तरह से जो साइकिल है, एक साइकिल के बाद अगर 30 कॉपीज बनी है, सेकेंड साइकिल के बाद 60 बनेगी, इसी तरह से साइकिल बाय साइकिल क्या हो जाएगा, इनका नंबर इंक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट है आपने ड्रॉबैक्स लिखने से लेमार्किज्म के, जो कि उसकी जो थ्योरी है ना उसको रिजेक्शन के ऐसे पॉइंट्स है जिसमें हमारे पास देखें तो फेलियर्स भी कौन कौन से हैं, उसमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस नहीं थे, ठीक है, और जो हमारे पास इनकॉन्सिस्टेंट विद जेनेटिक्स, ठीक है, जो मेंडेलियन जो हमारे पास ट्रेड्स है, ठीक है, उसके वो बिल्कुल काउंटर टाइप थे। उसके बाद लैक ऑफ मैकेनिज्म, कोई मैकेनिज्म नहीं था, और इसकी थ्योरी को फिर आके हमारे पास दिया था डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन से उसने डिफाइन किया कि जो अगर न्यू कैरेक्टरिस्टिक किसी इंडिविजुअल में आते हैं वो सर्वाइव कर रहा है, तो वो किस वजह से कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर ड्यू टू द न्यू इन्वायरमेंट उसने उन कैरेक्टर्स को डेवलप किया है, खुद को सर्वाइव किया, और वही फिर जीन्स आगे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द एलैबोरेट द रोल ऑफ द माइक्रोब विद एनर्जी प्रोडक्शन। माइक्रोब्स हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन में किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, हमने सिंपल आंसर बताना था, ठीक है। जिस तरह से हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, कुछ हमने पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करना होता है, इकोसिस्टम को सस्टेन करना है, तो इन सब में हमारे क्या है, जो माइक्रोब्स हैं वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास पहले हम कन्वर्जेंट देख लेते हैं। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि अनरिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो इवॉल्व होते हैं, सिमिलर ट्रेड्स इवॉल्व कर लेते हैं ड्यू टू द सिमिलर एनवायरमेंटल प्रेशर, ठीक है, एंड दिस रिजल्ट्स इन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिफरेंट एवोल्यूशनरी रीजन। अब ये नहीं मैटर करता कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किस लीनियज से, किस एवोल्यूशनरी से आ रहे हैं, लेकिन उनको सेम एनवायरमेंट मिला तो उन्होंने सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। एग्जाम्पल अगर हम लें तो जो हमारे विंग्स है बैट, बर्ड्स और मैमल इंसेक्ट्स के, ये सारे अडॉप्ट किए गए फॉर द फ्लाइट, येट दे इन्वॉल्व इंडिपेंडेंटली इन ईच ग्रुप। इन सब का ग्रुप की बात करें, बर्ड्स की, बैट्स की, इंसेक्ट्स की, तो ये क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे आर द सेम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास डाइवर्जेंट की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि सिंगल जो एंसेस्टर स्पीशी होती है ना वो डाइवर्ज कर देती है इनटू डिफरेंट मल्टीपल डिसेंडेंट स्पीशीज, ठीक है। अब उस हर एक का जो डिसेंडेंट होता है आगे उसमें कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट होती हैं, जो उनके कैरेक्टर है वो डिफरेंट होते हैं। इसमें अगर एग्जांपल हम लें तो फिंचेस गैलापागोस आइलैंड है, ठीक है। उसमें जब उसने स्टडी किया था डार्विन ने, तो हमने एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखी कि जो एक फिंच स्पीशी है उसने एक आइलैंड को क्या किया, कॉलोनाइज किया विद द टाइम, और डिफरेंट पॉपुलेशन जो हैं वो उन्होंने डिफरेंट इकोलॉजिकल नीड्स को क्या किया, पॉपुलाइज किया। इस तरह से उनकी हर एक आइलैंड पे अलग अलग क्या थे, डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, लेकिन अगर उनका एंसेस्टर देखा जाए, ठीक है, तो वो क्या है, एक था। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन हैमबर्गर फिनोमेना। हैमबर्गर फिनोमेना को आपने डिस्क्राइब करना है कि ये क्या है। द फिनोमेना हाउ ब्राउन प्रोसेस विजुअल फॉर्मेशन, विजुअल फॉर्मेशन हो या म्यूचुअल परसेप्शन हो, उनको किस तरह से आपका जो ब्रेन है करता है, प्रोजेक्ट करता है चीज़ों को, उसको हम हैमबर्ग फिनोमेना करते हैं। और इट्स अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ हाउ परसेप्शन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्टल क्यूज एंड इल्यूजंस इन द एनवायरनमेंट। किस तरह से जो आपका ब्रेन है वो इल्यूजंस को, डिफरेंट विजन्स को कलेक्ट करके उनको परसीव करके परसेप्शन बनाता है एक इमेजिनेशन से, ठीक है। उसके बाद आपने एक फ्लो डायग्राम बनानी थी और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें आपने बताना था कि जो हमारे पास सर्टोरी सेल्स और लेडिंग सेल्स हैं, कौन से जो हार्मोन्स हैं वो उसको फैसिलिटेट करें, दे आर द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फिर यही इनकी जो प्रोडक्शन है ये भी इनकी जो है सिग्नल दे रहे हैं इनिबिशन की, क्योंकि एक खास पोइट्री में, एक खास पॉइंट पे ये चीज़ें जो हार्मोन्स हैं ये एक्सक्रीशंस चाहिए होती हैं। जब वो नंबर या जो कंडीशन है वो पूरी हो जाती हैं तो फिर इनकी इनिबिशन के ही सिग्नल वो ही प्रोडक्ट्स देते हैं, ताकि वो फिर इंटीरियर पिट्यूटरी है जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड की लोब है
उसको फिर वो क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं कि वो ऊपर जाके जो मास्टर माइंड है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर माइंड है, उसको सिग्नल देते हैं कि अब उसकी जो हार्मोन्स है इनकी जो प्रोडक्शन है, रेगुलेशन है, इसको क्या करें, इनहिबिट करें। यहाँ पे हाइपोथैलेमस को हम मास्टर क्यों बोला है, क्योंकि हम मास्टर ग्लैंड है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, उसका भी जो मास्टर है कि कौन से हार्मोन्स को रिलीज करवाना और किनको इनहिबिट करवाना, वो सारा कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द रोल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड इन रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल को कैसे रेगुलेट करता है, जब भी कैल्शियम लेवल का ड्रॉप कर जाता है ना लेवल सेल ब्लड में, तो फिर वो क्या करते हैं, सिग्नल देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैराथायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन है उनको रिलीज करें ब्लड में। और फिर दूसरा हमारे पास स्टिमुलेशन ऑफ बोन रिजर्प्शन, बोन्स के ऊपर ये ऐड करता है ताकि जो बोन के अंदर कैल्शियम है ना उसको ये क्या करें, रिलीज करें, ताकि जो ब्लड के अंदर हमारे पास कैल्शियम की कमी है उसको पूरा कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इनहेंस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है यूरिन से उसको बैक करवाता है, ठीक है। जो अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम हो गई है तो किस तरह से कर रहा है, एक तो कैल्शियम की रिलीज करवा रहा है, ठीक है, दूसरा बोन से रिलीज करवा रहा है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको भी इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिमुलेशन ऑफ द विटामिन ए एक्टिवेशन। विटामिन ए किस तरह से इनडायरेक्टली ये ऐड करता है, किडनी को जाकर सिग्नल देता है, ठीक है, तो ताकि फिर वहाँ पे जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस हो रही है उसमें अपना रोल प्ले करे। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ द फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन, तो फॉस्फेट की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, ताकि जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट है वाई सेंगर मेथड ऑफ जीन सीक्वेंसिंग कॉल्ड चेन टर्मिनेशन मेथड। जो सेंगर मेथड है उसको चेन टर्मिनेशन मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं DNTPs, ठीक है, तो वो जहाँ पे सिग्नल को रोकना होता है वहाँ पे कंटिन्यूस हो रही होती है, जो लेंथ हो रही होती है न्यूक्लियोटाइड की, उनको रोकना है, तो वहाँ पे DNTPs यूज़ करके वहाँ पे उसकी जो चेन है उसको क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, DNTPs। उसके बाद है हमारे पास हाउ इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कैन अकर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो एक पॉलीपेप्टाइड कैसे बनती है, तो हमने देखा था कि जो DNA है उससे मैसेंजर RNA बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और उस मैसेंजर RNA से बनती है प्रोटीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हमने देखा कि जो हमारे पास मैसेंजर RNA वो राइबोसोमल की स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट उसके दरम्यान में आ जाता है, और फिर जो ट्रांसफर RNA है वो अमाइनो एसिड, जिस तरह से मैसेंजर RNA पे मैसेज है ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड ला रहा है, अमाइनो एसिड वहाँ पे अटैच होते हैं, जहाँ तक स्टॉप कोडॉन नहीं आएगा वहाँ तक चेन बनती रहेगी। इस तरह से जब चेन बन जाती है तो वो क्या हो जाती है, रिलीज होती है। लेकिन आज इसका प्रोसेस आना कि इनिशिएट क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट बाइट द मैसेंजर RNA। जो मैसेंजर RNA जो DNA से मैसेज है, ठीक है, DNA से मैसेंजर RNA बना है। अब मैसेंजर RNA जाके स्मॉल राइबोसोमल यूनिट से अटैच हो गया, उसने स्कैन किया स्टार्ट कोडॉन को, स्टार्ट कोडॉन से जहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है, एंड करते करते एंड पे क्या आता है हमारे पास एक स्टॉप कोडॉन, जहाँ पे उस चेन मैसेज में क्या होता है, टर्मिनेट होना होता है। उसके बाद ट्रांसफर RNA जो हमारा स्टार्ट कोडॉन है उसका अमाइनो एसिड लेके आएगा, AGG हमारे पास स्टार्ट कोडॉन, अमाइनो एसिड होगा मिथनिन। इस तरह से जो लार्जर सब यूनिट है वो ज्वाइन करती है, राइबोसोम बनाती है, और पहले हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की जो सिंथेसिस होती रहती है, ठीक है। इसी तरह से जो राइबोसोम से वो मूव करते रहते हैं आगे, और मैसेंजर RNA के ऊपर जितना मैसेज होता है उसको कोड करते रहते हैं जब तक कि स्टॉप कोडॉन ना आए, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में जो पूरी सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड की लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है हाउ कोड डोमिनेंस डिफरेंट इन एपिस्टेसिस एंड क्लैरिफाई बाय गिविंग एग्जांपल। डोमिनेंस की जब भी हम बात करते हैं ना तो डोमिनेंट मेंडेलियन लॉ में देखा होगा कि जो डोमिनेंस है वो होता है कि जब जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो वही कैरेक्टर शो करेगा, रिसेसिव शो नहीं करेगा। रिसेसिव तभी शो करता है कि जब दोनों आपके एलील्स क्या हों, रिसेसिव फॉर्म में हो, ठीक है। तो डोमिनेंसी शो होती है अगर आप हेटेरो आपके पास कंडीशन है कि एक डोमिनेंट एलील है और एक आपके पास क्या है रिसेसिव, फिर भी जो डोमिनेंट एलील होगा वही शो करेगा। एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम राउंड शेप की जिस तरह मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे आपके फ्लावर्स के कलर्स की लिखी हुई है, तो यहाँ पे अगर आप राउंड सीडेड ले रहे हैं, जिस तरह से राउंड सीडेड का अगर फॉर एग्जाम्पल हम आर ले रहे हैं, दो डोमिनेंट आर होंगे तो जो सीड का शेप होगा वो राउंड होगा। अगर आर कैपिटल होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो हैं, तो हमारे पास ये क्या है, डोमिनेंट, तो हमारे पास क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर शो है, डोमिनेंस शो कर रहा है सीड की, और शेप क्या होगी, राउंड। लेकिन डोमिनेंसी क्या होती है कि ये हमारे पास होमो में है, लेकिन अगर हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये हमारे पास क्या है, हेट्रो।
ठीक है, कैपिटल आर है फिर भी हमारे पास क्या है, राउंड है। लेकिन डोमिनेंसी क्या करता है, रिसेसिव जो एलील है उसके इफेक्ट को या उसकी जो भी फिनोटाइप है उसको क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है, ठीक है, कंप्लीटली मास्क कर देता है। लेकिन जब हम एपिस्टेसिस की बात करते हैं तो एपिस्टेसिस ऐसे इंटरेक्शन है बिटवीन द एलील जहाँ पे क्या करता है कि एक जो है ना हमारे पास जीन वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को करता है, ठीक है, दो जीन्स अलग हैं, अब एक जीन क्या कर रहा है दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर रहा है या बिल्कुल खत्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल डिस्कस हुई है, ठीक है, यहाँ पे लिबर्डर रिट्रीवर्स के लिए तो दो जीन्स हमने, एक ब्लैक और एक ब्राउन, ठीक है, तो ब्लैक डोमिनेंट है, ब्राउन हमारे पास क्या है, रिसेसिव है। तो अगर ब्लैक डोमिनेंसी शो करेगा तो ब्लैक आएगा, लेकिन अगर रिसेसिव दोनों एलील्स होंगे तो ब्राउन आएगा। लेकिन एक थर्ड जीन है जिसको हमने यहाँ पे लेबल किया है ई जीन, ठीक है, तो ये क्या करता है कि अगर होमोजाइगस फॉर्म में है तो जो उसका कोड का जो कलर है ना उसको बिल्कुल चेंज कर देता है, उसके जीन बेशक अब वो डोमिनेंट फॉर्म में है लेकिन वहाँ पे कोड का कलर क्या कर देगा, येलो करेगा। तो इसमें आप ये वाली एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि एक्स वाई मैकेनिज्म जो सेक्स डिटर्मिनेशन में डिटरमिन होता है, आपने एग्जांपल देनी है और वो क्या है। एग्जांपल अगर हम देखें तो ह्यूमंस और जो फ्रूट फ्लाइज हैं उन दोनों में यही मैकेनिज्म यूज होता है, एक्स एंड एक्स वाई, ठीक है, जहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं एक्स एक्स होती हैं और जो मेल्स होते हैं एक्स वाई, और जो एक्स एक्स होती हैं वो जैसे बात है जो मेल फीमेल है वो दोनों में एक्स ही कंट्रीब्यूट करेगी और जो मेल है वो एक्स कंट्रीब्यूट करेगा टू द फीमेल, और जो वाई है जो मेल डिटर्मिनिंग होता है वो कंट्रीब्यूट करेगा टू दी मेल। तो ह्यूमंस में ये हमारे पास है। उसके बाद हम फ्रूट फ्लाइज की बात करते हैं ड्रोसोफिला की, तो इस स्पीशीज में भी यही वाला ही एक्स एक्स होते हैं हमारे पास फीमेल, और जो मेल्स होते हैं एक्स वाई होते हैं, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम वो हम फीमेल को करते हैं, जो वाई क्रोमोसोम होता है मेल डिटर्मिन वो मेल्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आपने डिफाइन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलिसिस गिव्स प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ होती है तो जो फीटल ब्लड है वो थोड़ा सा चला जाता है, एंटर हो जाता है मैटरनल सर्कुलेशन में। फीटस एंड जो हमारे पास हैं फीटस और जो मदर प्लेसेंटा के थ्रू क्या करते हैं, उनमें जो एक्सचेंज है जो गैसेज और न्यूट्रिएंट्स है वो सब कुछ हो रहा होता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो फीटल ब्लड है थोड़ा सा सर्कुलेट करके मदर में आ जाता है। अगर जो फीटस है उसके ऊपर जो आरएस ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव होगा, कंपैटिबल नहीं है फीमेल से, तो क्या होगा कि वहाँ पे डिजीज़ काज हो सकती है, क्योंकि वो ब्लड अगर फीमेल के अंदर जो ब्लड मैटरनल सर्कुलेशन में चला गया तो जो मदर का जो ब्लड होगा वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने शुरू कर देगा। अब वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा तो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, क्रॉस करके फीटस में जाएंगे और फिर वहाँ पे उनकी ब्लड सेल्स की लाइसिस करनी स्टार्ट कर देंगे, जिससे एनीमिया काज तो बहुत सारी जो कंडीशंस हैं डिफरेंट काज हो सकती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो इसी आप इसकी एक्सप्लेनेशन जिसमें आप ये लिखेंगे। उसके बाद प्रिवेंशन और उसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आप उसका रेगुलर चेकअप करवाते रहें। रेगुलर चेकअप के बाद अगर पता चले कि इफ योर फीटस इज द आरएच नेगेटिव, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपको इंजेक्शन होंगे, आरएनए जो आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो सेव रहे। नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्रोसेस, हाउ जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली, तो किस तरह से हम जीन्स को पॉजिटिवली और नेगेटिवली रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव रेगुलेशन की बात करें तो वो ये होता है कि अगर आपको कोई एंजाइम की प्रोटीन किसी प्रोसेस के लिए चाहिए तो क्या होगा कि वहाँ के जो जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इन्हेंसर्स लगेंगे आके और वो जीन को क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्शन को कर देंगे इंक्रीज, वो प्रोटीन बनी और अपनी साइड पे चलेगी। नेगेटिव रेगुलेशन क्या है, क्या वो प्रोटीन हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अब वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए तब उसकी सिंथेसिस को क्या करना है, रोकना है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो उसके जीन एक्सप्रेशन को रिप्रेस करेगा, उसके ऊपर जाके रिप्रेसर्स लगेंगे कम्प्लेक्स, और फिर जो हमारे पास कोई भी प्रोसेस है जो प्रोडक्ट बन रहा था जो जीन है वो रेप्लिकेट करना ख़त्म कर देगा, या जो एक्सप्रेशन बना रहा था एक्सप्रेस कर रहा था उसकी एक्सप्रेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर पावर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द एनर्जी स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, तो हाउ न्यूक्लियर जनरेशन एंड मैनेजमेंट में भी डिसएडवांटेजेस, तो न्यूक्लियर पावर वैसे तो फ़ायदेमंद है लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये किस तरह से डिसएडवांटेजेस कहते हैं। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो मेन हमारे पास रेडिएशन का, तो रेडिएशन अगर कास्ट करेगा तो ये हमारे पास बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स आ सकते हैं, एक्सीडेंटल स्किल हो भी सकता है, अगर आपके वहाँ पे कोई काम कर रहा है तो वहाँ की वो रेडिएशन से एक्सपोज हो जाए तो भी फिर क्या होगा, डेंजरस होगा। इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या कि वही रेडिएशन इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट भी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। सोर्स डिप्लीशन किस तरह से है कि
कि जो हमारा ज़्यादातर हम न्यूक्लियर के लिए यूज़ करते हैं यूरेनियम, तो उसके जो रेजर्वायर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास बजट होना चाहिए। तो ये हाई कॉस्ट है। तो पब्लिक अपोजिशन के बहुत सारे इसके कंसर्न्स भी हैं न्यूक्लियर के, ठीक है। तो जब भी अगर कोई हमारे पास एक कंट्री है डेवलप, अगर वो न्यूक्लियर पावर में है, तो नॉन डेवलपिंग को जो नॉन न्यूक्लियर पावर अगर हम कह लें हमारे पास कोई कंट्री है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेंजरस वो साबित हो सकता है। नेक्स्ट है हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक इंटरलिंक विद ईच अदर। तो इंटरलिंक की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, जिस तरह हमने ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन की बात किया, तो ये थोड़ा सा इस तरह से ही लिंक करते हैं कि कोई अगर सिस्टम चलना है तो उसके सिस्टम को आप किस तरह से क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। अगर एक कोई सिस्टम है जिसमें कोई प्रोडक्ट हमें चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन आनी रहनी चाहिए, तो वो फिर क्या होता है कि पूरे सिस्टम को एक नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक जा रहा होता है कि उसकी प्रोडक्शन क्या हो, ठीक है, और वो सिस्टम जो है वो वर्क करता रहे। जिसमें एग्जांपल हम अगर चाइल्ड बर्थ की फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर चाइल्ड बर्थ और ये लेबर हो तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास हार्मोन है एक ऑक्सीटोसिन, ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती रहती है, ताकि वो जो स्ट्रेचेस है ना उसको रिस्पॉन्स करे या उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको स्टिमुलेट करता रहे, ठीक है। जब वो रिलीज होता रहेगा एक पॉइंट तक, जब अगर बर्थ होगी है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या नेगेटिव फीडबैक मिलेगा कि अब जो है यूट्राइन कंस्ट्रक्शन है वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक हद तक इंक्रीज हो चुकी है, अब उसकी कंस्ट्रक्शन इतनी नहीं चाहिए। तो क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल देता है और जो उसका रिलीज है ऑक्सीटोसिन का, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं कि अब वहाँ पे जो कंडीशन है, जब बेबी बॉर्न हो गया तो उसका लेवल क्या हो, डिक्रीज कर जाए, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक टाइम पे किसी की रेगुलेशन के लिए, स्टिमुलेशन के लिए चाहिए होता है, जब उसकी काम खत्म हो जाता है तो फिर अब उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से फिर उसकी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया जाता है। नीचे आपके पास एक डायग्राम है जिसमें हमने स्ट्रक्चर्स को लेबल करना था और उनके रोल्स को बताया था। अगर लेबल करने तो पहले ये हमारा सी क्या है, एक डायफ्राम है, ठीक है। ये हमारे पास बी क्या है, ब्रोंक्यूल्स, और ए हमारे पास क्या है, LAR, ठीक है। हमने उसको लेवल कर लिया, उसके बाद हम फंक्शंस को बताना, लेट्स क्या करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है फॉर द स्पीच और प्रोटेक्ट करता है एयरवेज को। डायफ्राम की बात करें तो जो ब्रीथिंग हो रही होती है उसमें जो चेंजेस होती हैं कि इनहेलेशन में वो डाउनवर्ड होता है और अपवर्ड हो जाता है, इन द एक्सहेलेशन वो फैसिलिटेट करता है ब्रीथिंग में। इसके बाद ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो जो एयर है एल्वुलाई में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होनी है उसमें हेल्प करता है और रेगुलेट करता है एयर फ्लो को इन द लंग्स। उसके बाद हाउ दी concentration of the urine is regulated by the counter current multiplier, ठीक है। तो काउंटर करंट जो मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है वो किडनी कंसंट्रेट में यूरिन में किस तरह से हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो होता है वो क्रिएट करता है मेडुला में। पहले जो फंक्शन है हमने वो बताना है पॉइंट्स में किस तरह। पहले जो डिसेंडिंग लोब है वो वाटर को अलाउ करता है कि वो एग्जर्ट कर ले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। फिर जो असेंडिंग लिम्फ है वो ट्रांसपोर्ट करता है साल्ट को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आते हुए। इस तरह से जो ग्रेडियंट है वो मेंटेन होता है। और जो कलेक्टिंग डर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाइपोटोनिक इस तरह से एक कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब इस तरह से इसका जो आंसर है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन फिगर शोज द इनहेरिटेंस ऑफ द ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी विच इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो इसका मतलब है कि जब भी एक्स लिंक है इसका मतलब है कि वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी, और रिसेसिव का मतलब है कि उसको शो होने के लिए क्या चाहिए, 2 रिसेसिव एलील्स चाहिए। जब भी कोई डोमिनेंट डिजीज होती है उसके लिए एक एलील काफ़ी होता है कि वो डोमिनेंट हो, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। लेकिन रिसेसिव को हमेशा शो होने के लिए दोनों रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट होना ज़रूरी हैं। तो इस अगर आप डायग्राम में देखें तो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लेते कि आपने डिस्क्राइब करना क्या है। डिस्क्राइब करने के वाई ग्रैंड डॉटर, ये जो ग्रैंड डॉटर है एज, वो इज अफेक्टेड विद द डिसऑर्डर, वो अफेक्टेड है, लेकिन वही डॉटर जो जे है वो अफेक्टेड नहीं है ग्रैंड डॉटर। तो 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं, वन इज अफेक्टेड अदर इज नॉट, ऐसा क्यों है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें जो पर्सन ए हमारे पास ये इस डिजीज़ की क्या थी, कैरियर थी, ठीक है। इसका मतलब है उसके एक एक्सपी था और फादर क्या था, नॉर्मल।
यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो मैरिज अगर हम देखें तो एक कैरियर की जो हम मैरिज है वो किसी होगी, एक अफेक्टेड से होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये अफेक्टेड था क्योंकि इसके पास ये रिसेसिव डिजीज थी, एक ही एलील होगा शो तो ये डिजीज कॉज कर देगा मेल में। तो अब ये क्या है कि ये यहाँ से इसने एक एक्स कंट्रीब्यूट किया इनटू फीमेल, और ये कैरियर थी फीमेल, तो फीमेल कैरियर थी, तो यहाँ से भी इस डॉटर के पास वही एक्स आ गया जिसके ऊपर एक अलील था, ठीक है। तो इस वजह से ये डॉटर क्या होगी, डिजीज होगी। अब इन्हीं की जो एक दूसरी डॉटर थी वो भी क्या है, कैरियर है, लेकिन उसकी जो मैरिज है वो एक नॉर्मल मेल से हुई, नॉर्मल मेल से हुई है। तो इसका मतलब है कि इसने यहाँ से मेल जो एक्स कंट्रीब्यूट किया वो एक नॉर्मल किया था, अब फीमेल से जो है उसने एक एक्स लिया है वो नॉर्मल वाला, क्योंकि फीमेल के पास दोनों हैं, एक कैरियर वाला भी है और एक नॉर्मल भी है। तो इसके पास वो वाला एक्स आया जो नॉर्मल है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उसके पास कैरियर वाला भी आ सकता था और नॉर्मल भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे उसके पास कौन सा एक्स आया है, नॉर्मल। इस वजह से ये जो फीमेल है ये क्या है, नॉर्मल। और यहाँ पे एक अगर एलील उसके पास डिजीज वाला आ गया है और जो दूसरा उसने एलील लेना था फादर से वो भी क्या है, डिजीज वाला, तो यहाँ पे जो डॉटर होगी वो क्या होगी, डिजीज होगी। इस वजह से आपने जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसे लेना है, क्योंकि हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज डिजीज।